आप सभी को नमस्कार। ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम वैदिक सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने वैदिक सभ्यता को पूरी तरह से पढ़ लिया था। अब हम आज की वीडियो में ये पढ़ेंगे कि वैदिक सभ्यता से संबंधित अभी तक किस प्रकार से एग्जामिनर ने क्वेश्चंस को पूछा है, तो उन सभी क्वेश्चंस पे हम चर्चा करेंगे। चलिए इसी क्रम को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वैदिक सभ्यता, और इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें पढ़ेंगे हम महाजनपदों का उदय। लेकिन आज की वीडियो में हम वैदिक सभ्यता के पहले क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में हम अगली वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर था, अर्थात वे कहां से संबंध रखती थी? तो इसका आंसर रहेगा डी। गार्गी, मैत्रेयी और कपिला जो थी वे विदुषी महिलाएं थे, पढ़ी लिखी महिलाएं थी। अगर आप लोगों ने कल की वीडियो देखी होगी तो हमने इन सभी का जिक्र किया था कि ये वहां उस समय की पढ़ी लिखी शिक्षित महिलाएं थी। इन सभी का संबंध मिथिला से था, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। ऋग्वैदिक काल में बहुत सी विदुषी महिलाओं का जिक्र है, जैसे कि अपाला है, विश्ववारा है, लोपामुद्रा है, गार्गी है, मैत्रेयी है, कपिला है। तो इन सभी के बारे में हमने कल चर्चा कर ली थी। आप लोग कल की वीडियो को बिल्कुल देखिएगा, तभी आपको ये आज के सभी क्वेश्चन समझ में भी आएंगे। और कोशिश की गई थी कि वैदिक सभ्यता से संबंधित पूरी जानकारी हमने कल की वीडियो में दे दी थी। कल की वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जरूर पढ़िएगा एक बार। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो इसका आंसर है ए, यानी कि ऋग्वेद में सबसे प्राचीन वेद हमारा कौन सा है? ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, और ऋग्वेद से प्रारंभिक आर्यों के आगमन, उनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक जीवन की पूरी तरह से जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो हमने कल चर्चा की थी कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। तो ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती है। अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। तो ये जानकारी हमने इस क्वेश्चन से मिलती है। उसके बाद हम बढ़ते, देखिए जो क्वेश्चन बताया जाएगा उससे संबंधित चर्चा कल की वीडियो में हो चुकी है, और उससे संबंधित और भी जो चर्चाएं होंगी वो यहां पर हम करते रहेंगे साथ साथ। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है, तो ये क्या है? सुलुभ सूत्र। सुलुभ सूत्र जो है वो वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ ज्ञात होता है। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से थी। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्यों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प कौशल प्रयोग में नहीं लाया गया था? तो आर्यों के द्वारा जो प्रारंभिक आर्यों की सभ्यता जो थी वो ग्रामीण थी, आप सभी को पता है। इसका आंसर होगा डी, कि जो प्रारंभिक आर्य थे उनकी सभ्यता ग्रामीण थी। लेकिन अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो उनकी सभ्यता शहरी सभ्यता थी। लेकिन आर्यों की बात हो रही है तो प्रारंभिक आर्यों की जो सभ्यता थी वो कैसी थी? ग्रामीण थी। यहां से मिले अवशेष में मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। मिट्टी के बर्तनों को शोर्ट भाषा में कहते हैं मृद भांड। मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, आभूषण भी मिले हैं, और बढ़ईगिरी के साक्ष्य मिले हैं। बढ़ईगिरी मतलब जो बनाते थे, बढ़ईगिरी के भी साक्ष्य मिले हैं। ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे, तो लोहे का काम करने वाला कौन कहलाता है? लोहार या लोहार कहलाता है। तो इन सभी उपरोक्त तीनों से वो परिचित थे, लेकिन लोहार अर्थात लोहे के बर्तन बनाने वाले से या लोहे से सामान बनाने वाले व्यक्ति से वो परिचित नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। तो सत्यमेव जयते जो है वो उपनिषद से लिया गया है। और अगर पूछा जाए कि कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा, सत्य की सदा ही विजय होती है। यह भारत का राष्ट्रीय वाक्य भी है, जिसे सारनाथ के स्तूप से लिया गया है। वहां यह वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है। देखिए ये सारनाथ के स्तूप से ये सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है, लेकिन सारनाथ के स्तूप में ये शब्द कहां से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये जानकारी इस क्वेश्चन से मिलती है। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी कि सत्यमेव जयते जो है वो भारत का राष्ट्रीय वाक्य भी है। तो आप लोग साथ साथ अन्य जानकारियां भी प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद बढ़ते हैं, आयुर्वेद के वैद्य
चिकित्सा का भगवान किसे मानते थे? तो आयुर्वेद के वैद्य जो थे वो धन्वंतरी को चिकित्सा का भगवान मानते थे, अर्थात इसका आंसर सी सही रहेगा। धन्वंतरी को आयुर्वेद में चिकित्सा का भगवान कहा जाता है। हिंदू धर्म में व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार धन्वंतरी को विष्णु का अंश माना है, अर्थात जो धन्वंतरी थे उनको विष्णु, भगवान विष्णु का भी अवतार माना गया है। तो ये सारी जानकारियां भी आपको मिली है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का अर्थ क्या है? कल की वीडियो आप लोग याद करिएगा। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद हमारे देश की सबसे पुरानी संहिताएं हैं। और वेदों की संख्या अगर हम बात करें तो वेदों की संख्या क्या है? वेदों की संख्या है 4। क्या नहीं, कितनी? तो वेदों की संख्या है 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें से ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया जाता था? तो वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वे तांबा का प्रयोग सबसे पहले करने लगे थे। वैदिक आर्य को 2 भागों में बांटा गया, हमने कल पढ़ा था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल के लोग जो थे वो तांबा से परिचित थे। बाद में उत्तर वैदिक काल में लोहे की भी खोज की गई थी। लोहे की खोज के बाद कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए थे और सभ्यता ग्रामीण से महाजनपदों के विकास की तरफ उन्मुख हुई थी। तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन उन्होंने पहले तांबा का प्रयोग किया, लोहे का तो उन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था तांबा का। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन से हमें जानकारियां मिलती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो भारत में वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी व्यवसायिक श्रम विभाजन के लिए, कि जो व्यवसाय है उनमें श्रम शक्ति के विभाजन के लिए ही भारत देश में वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। और वर्ण व्यवस्था को भी 2 भागों में देखा जा सकता है। सबसे पहले ऋग्वैदिक काल में, पूर्व ऋग्वैदिक काल और उत्तर ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था श्रम पर आधारित थी और उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई थी, क्योंकि सबसे पहले श्रम के अनुसार बांट दिया और उसके बाद जब वैदिक काल आया, या ऐसा कहें कि उत्तर वैदिक काल आया, तो वो जन्म से ही अपने वर्ण में बंट चुके थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल हमने चर्चा भी की थी। तो भारतीय सामवेद संहिता को भारतीय संगीत का उद्गम खोजा गया। ऐसा भी कहते हैं भारतीय संगीत का जनक के, कल हमने बात की थी भारतीय संगीत का जनक कौन है? तो भारतीय संगीत का जो जनक है वो भी सामवेद को ही माना गया है। भारतीय संगीत का उद्गम जो है सामवेद संहिता को माना गया। सामवेद में पुरोहितों को उद्गाता कहा जाता। जो पुरोहित होते थे जो अपने मंत्रों का गान करते थे, उन पुरोहितों को भी उद्गाता कहा जाता था। तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा इस बात का भी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक लोगों को नहीं था? तो हम चर्चा कर चुके हैं, तंबाकू की हमने अभी तक चर्चा नहीं हुई, अर्थात सबसे पहली फसल जौ और उसके बाद गेहूं चावल से वे परिचित हो गए हैं, लेकिन तंबाकू का कहीं भी जिक्र नहीं मिलता है। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से थी। उसके बाद है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे, राजा नहीं है, माफ करिएगा, ये राजा है। राजा जो अपनी जनता से कर वसूल करते थे और उसे क्या कहते थे? तो उसे क्या कहते थे? बलि। वैदिक युग में कबीला के प्रधान को राजा की संज्ञा दी जाती थी। राजा निरंकुश नहीं था, राजा पर भी समिति और विधत नामक 2 संस्थाएं थी जो राजा पर भी नियंत्रण रखती थी। जनता पूर्व वैदिक काल में स्वेच्छा से राजा को कर देती थी, वो जो कर देती थी वो बलि कहलाता था, और यही बलि उत्तर वैदिक काल में बाध्यकारी हो गया था। तो ये जानकारियां है इस क्वेश्चन से। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन था। तो वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन क्या था? दूध और उसके उत्पाद, क्योंकि वैदिक आर्यों के जीवन में गाय का बहुत महत्व था। पशुपालन में वो गाय को प्रमुख पशु मानते थे और गाय को पूजनीय मानते थे। इसीलिए दूध, गाय का दूध और उस दूध से बने उत्पाद सबसे प्रमुख भोजन होता था आर्यों के लिए। उनके जीवन में दूध से सत्तू बनाते थे, पीना उनका पेय पदार्थ, और ये सब दूध से बने उत्पाद थे जिनका वो प्रयोग करते थे भोजन में मुख्य रूप से। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका आंसर आएगा ए।
प्रारंभिक उपनिषदों में केवल 3 आश्रमों का विधान मिलता है। सबसे पहला है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ, लेकिन संन्यास को भी बाद में जोड़ दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, इसका जो सही क्रम है वो रहेगा ब्रह्मचर्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे क्योंकि ऋग्वेद में गाय का बहुत जगह वर्णन मिला है। हमने वीडियो में पढ़ा था कल की में कि जो ऋग्वेद में गाय का प्रमाण मिला है और गाय के बहुत सारे युद्ध जो थे वो गाय के कारण होते थे, ऐसा भी हमने पढ़ा है। पुरोहितों को उपहार में गाय दी जाती थी, ये बात भी हमने पढ़ी है। तो अगर ये तीनों बातें हम पढ़ चुके हैं तो इसका आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्य अनार्य के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्यों रहे वो सफल? तो आर्य जो थे वो अनार्य के साथ अपने संघर्षों में सफल इसलिए रहे थे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। तो इसी कारण से जो आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे थे, क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा भी चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था, लेकिन ये जो थे ये पैदल होते थे और इसीलिए उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से योग के प्रणेता कौन है? तो योग के प्रणेता कौन है? पतंजलि। योग के प्रणेता कौन है? पतंजलि। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछते भी हैं। तो योग के प्रणेता यानी कि जन्मदाता कह सकते हैं। तो योग के प्रणेता को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, योग के प्रणेता थे पतंजलि। तो ये जानकारी आप लोग जरूर ध्यान रखें। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सक नहीं था? तो इनमें से चार्वाक जो था वो चिकित्सक नहीं था। सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी की पहचान एक चिकित्सक के रूप में थी, जबकि चार्वाक जो थे ये एक दर्शन आचार्य थे। चार्वाक ने चार्वाक दर्शन नामक एक सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था। तो चार्वाक जो थे वो दर्शन के आचार्य थे, लेकिन सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी तीनों के तीनों चिकित्सक थे। उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? तो संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता था पाणिनि। महर्षि पाणिनि ने ही संस्कृत भाषा की पहली व्याकरण भी लिखी थी, जो अष्टाध्यायी के नाम से प्रसिद्ध है। और बहुत बार क्वेश्चन भी पूछता है कि अष्टाध्यायी किसकी रचना थी? तो अष्टाध्यायी जो है वो भी पाणिनि की ही तो रचना थी। उसमें 8 अध्यायों में पाणिनि ने 8 अध्यायों में ही पूरी व्याकरण को समेट कर रख दिया था, जो कि अष्टाध्यायी के नाम से आज भी फेमस है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया है? तो निम्नलिखित में से किस वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया है? यहां पर है यजुर्वेद। यजुर्वेद अर्थात सी ऑप्शन सही रहेगा। उसके बाद देखिए, सामवेद जो था वो तो संगीत से संबंधित था। ऋग्वेद जो था वो प्रारंभिक आर्य के विस्तार से था। अथर्ववेद की अगर हम बात करें तो अथर्ववेद में जादू, टोना ये सब बताई जाते थे। लेकिन यजुर्वेद जो था, यजुर्वेद में बलि सूत्रों का जिक्र है, जिसमें याज्ञिक विधि विधानों का जिक्र है। तो ये क्वेश्चन से जानकारियां थी। उसके बाद है मनुस्मृति। मनुस्मृति किस विषय किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है? तो जो मनुस्मृति है वो सी यानी कि कानून से संबंधित है। अर्थात कि मनुस्मृति मतलब मानव धर्म शास्त्र एक प्राचीन हिंदू शास्त्र है। यह एक अति महत्वपूर्ण हिंदुओं के कानून की पुस्तक भी है। इसके रचयिता कौन थे? महर्षि मनु इसके रचयिता थे। आधुनिक मनु डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को कहा जाता है। आधुनिक मनु डॉक्टर बी.आर. भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ये आजकल आधुनिक भारत से क्वेश्चन आ गया है कि आधुनिक जो मनु है, क्योंकि आधुनिक मनु अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहेंगे, क्योंकि उन्होंने ही तो हमारे देश के कानून की रचना की थी। और अगर हमारे देश के कानून की रचना उन्होंने की थी तो मनुस्मृति जो है वो भी किस पर आधारित थी? कानून पर ही तो आधारित थी। तो इसीलिए मनुस्मृति और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दोनों को जोड़ करके पढ़िएगा, ये इस क्वेश्चन का हल रहेगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन। कंबोडिया के किस प्रसिद्ध मंदिर में रामायण और महाभारत के चित्र दर्शाए गए हैं? तो ये कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर में महाभारत और रामायण के चित्र दर्शाए गए हैं। कंबोडिया का जो अंकोर वाट मंदिर है ये एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर पर रामायण और महाभारत के चित्रों को दर्शाया गया है।
यह विश्व के सबसे बड़े मंदिरों में से भी एक है। तो ध्यान रखिएगा कि अंकोर वाट मंदिर जो है वो उसमें महाभारत और रामायण दोनों के प्रमाण मिलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है। तो उपनिषद का अर्थ क्या है? उपनिषद का अर्थ होता है पास बैठना। अगर आपको याद है तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ये सारी बातें कि उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप जो है वो है गुरु के पास बैठकर ज्ञान लेना। प्रमुख उपनिषद में जवालोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ईशोपनिषद आदि हैं। लेकिन अगर उपनिषद की बात करें तो क्योंकि गुरु अपने शिष्यों को अपने पास बैठा करके जो मंत्र होते थे उनका वो कंठस्थ याद कराते थे, इसीलिए उपनिषद शब्द का अर्थ भी है पास बैठकर, गुरु के समीप बैठ करके शिक्षा प्राप्त करना ही उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, किस मनीषी या पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था? तो कौन से मनीषी या पंडित ने किया था? तो यहां पर किया था अगस्त ऋषि ने। देखिएगा, दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति के प्रसार का श्रेय किसे जाता है? ऋषि अगस्त्य को जाता है। संगम साहित्य से यह ज्ञात होता है कि दक्षिण में आर्य सभ्यता के तत्वों का प्रसार ऋषि अगस्त्य एवं कौंडिन्य ने किया था। अगर प्रथम संगम मदुरा में ऋषि अगस्त्य की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, प्रथम संगम जो था मदुरा में ऋषि अगस्त्य की अध्यक्षता में ही संपन्न हुआ था। इसे पांड्य शासकों ने संरक्षण दिया था। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से थी। अब यह है आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? देखिए दोबारा से ये क्वेश्चन लगभग वैसा ही है, सेम तो नहीं है लेकिन क्वेश्चन लगभग वैसा ही है। तो ध्यान रखिएगा कि सामवेद में संगीत का उद्गम खोजा गया है। भारतीय संगीत का उद्गम स्रोत के रूप में सामवेद को माना जाता है। उद्गायता वर्ग के पुरोहित यज्ञ में साम का गायन करते थे, सामवेद में संगीत का उद्गम माना गया है। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, ये परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। वैदिक सभ्यता पढ़ने के बाद हमने वैदिक सभ्यता से रिलेटेड प्रश्न उत्तर पढ़ने ही पढ़ने थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने आज की वीडियो बनाई थी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और इसी क्रम से हम सारे के सारे टॉपिक पढ़ते चलेंगे। आप लोगों को याद हो प्रागैतिहासिक काल पढ़ लिया, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल तक पढ़ लिया है। उसके बाद अगली वीडियो का इंतजार करिएगा। हर दिन 9 बजे आपको सुबह वीडियो मिलेगी ही मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। उसके बाद हम ज्ञान को, अगर आपको पसंद आई तो ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको डेली जीएस और करंट अफेयर्स और हिंदी और इनसे संबंधित सभी प्रश्नोत्तर या सभी क्लासेस आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।